अच्छा अदिति, अब तक हमने सिर्फ बिहार और उत्तर प्रदेश में देखा था कि जातीय समीकरण पर चुनाव होते हैं, लेकिन अब बिहार में जब राज्यसभा की 2 सीटें हैं, ऐसे में चर्चा है कि आरआरपी जो फॉर्मूले है उस पर काम कर सके। आरआरपी जो नाम है, जिसमें ऋतुराज हो गए, आर के सिंह हो गए और प्रेम पटेल हो गए, इनके नाम पर तो किसके हाथ ये लॉटरी लगने वाली है? क्योंकि बिहार में बहुत जरूरी है कि बीजेपी सोच समझ के फैसला करे, क्योंकि जो कमान है वो नीतीश कुमार के पास तो है ही सत्ता की। बिल्कुल, इसलिए सोच समझ के होगा। और बहुत सारे इसके आरआरपी के अलावा भी बहुत सारे नाम कयास आए हैं, ऐसे तमाम नाम चर्चाओं में चले हैं। लेकिन अब सवाल यह है, क्योंकि अलायंस का जिक्र है, नीतीश कुमार साथ हैं और चुनाव है। और देखिए, आपको ये भी छाप दिखेगी कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है। क्योंकि देखिए, आपने बजट देखा था, बजट इस बार ये कहा गया था कि बिहार सेंट्रिक बजट है, अलायंस सेंट्रिक बजट है। तो जब अलायंस होता है तो भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर किया हुआ है कि हम आपको हर वो संभव चीज करेंगे जो आपके इलाके के ग्रोथ के लिए या विकास के लिए जरूरी है। उसके लिए बजट में उन्होंने एक अथाह मात्रा में बिहार को पैसा दिया है, यानी नीतीश कुमार को पैसा दिया है, जैसे कि नीतीश कुमार अपने चुनाव से पहले ये बता सके कि हमने बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार से इतना पैसा लिया। नालंदा की यूनिवर्सिटी का जिक्र कर लें, जो भी सड़कों की बात कर लें, ये हम कर रहे हैं विकास का काम, जिससे कि वो दोबारा दावे कर सके सरकार में आने के लिए। भारतीय जनता पार्टी अभी स्ट्रैटेजी पे चल रही है कि वो भले अलायंस को साथ लेके ही चलेगी, एनडीए परिवार के साथ चल रही है, लेकिन जहां प्रत्याशियों का जिक्र है या जहां राज्यसभा की बात है, तो उसका प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी सेंट्रिक या बीजेपी से जुड़े ही लोग हों। क्योंकि कई बार ऐसे बड़े बिल आ सकते हैं जहां पर उनको एकमत चाहिए। और कई बार आपने देखा होगा कि कैसे लेटरल एंट्री पे चिराग पासवान जो है, उन्होंने कहीं ना कहीं सरकार से हटकर लाइन बोली है। तो अलायंस के ये प्रोज एंड कॉन्स तो हैं ही, लेकिन फिर भी क्योंकि बिहार का जिक्र है और कई ऐसे जगहों का जिक्र है जहां पर अलायंस का इशू है, एनडीए 7 सीटें एनडीए जीत रही है, वहां पर अलायंस से पूछकर तमाम नाम आज देर शाम शामिल हो सकते हैं, जिसमें जातीय समीकरण को पूरी तरीके से देखा जाएगा और साथ में अलायंस समीकरण को भी पूरी तरीके से देखा जाएगा। और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी पे रहेगी कि आगे आने वाले दिनों में जो उनको बड़े फैसले, बड़े घोषणाएं और बड़े बिल पारित कराने हैं, उसमें ऐसे चेहरे आए जो बीजेपी की लाइन और लेंथ के साथ मिलकर काम करें। अदिति, अगर मैं आपसे इन शॉर्ट सवाल ये पूछूं कि 9 राज्यों में कितने राज्यों में बीजेपी जो है वो निर्विरोध अपने शख्स को, जो जिसको निर्वाचित करके वो ला रही है, वो निर्विरोध चुने जाएंगे, इसकी कितने राज्यों में संभावनाएं हैं? देखिए, लगभग 8 राज्यों में इस बात की संभावनाएं हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एनडीए 7 सीटों पर एनडीए जीत कर आने वाली है और 12 में से 11 सीटें बीजेपी के खाते में हैं, यानी एनडीए के खाते में आ ही रही हैं। इसलिए इस बार बहुत ज्यादा गहमा गहमी बहुत है, जहां कहीं पर प्रत्याशी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतार रहा है, कहीं पर नामों को लेकर देखिए बीजेपी के सामने चुनौती कम नहीं है। कई लोगों को जब वैसे तो पूरी की पूरी कैबिनेट पुरानी थी, लेकिन फिर भी कई लोग को नहीं बैलेंस हो पाए। सवाल उठता है स्मृति ईरानी को लेकर कि स्मृति ईरानी क्या आएंगी, तमाम तरीके के इसमें चर्चाएं चलती रहती हैं। तो ऐसे में अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने संगठन की चुनौती है, क्योंकि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका चुनाव की प्रक्रिया 1 सितंबर से शुरू हो जाएगी। वैसे उनके पास चुनौती है कि राज्यसभा में किसको हैंडल करना है। वैसे उनके पास चुनौती है कि जैसे अनुराग ठाकुर जैसे युवा चेहरा को कहाँ बैलेंस करना है। वैसे उनके पास चुनौती है कि अलायंस को बैलेंस करते हुए कैसे साथ चलना है। लेकिन कम से कम 8 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध जीत जाएगी। क्रॉस वोटिंग जैसी चीजें अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, और इसी के चलते जो भारतीय जनता पार्टी जो अपने ऑब्जर्वर्स नियुक्त करती है, उनको बहुत ट्रेन किया जाता है और क्रॉस किया जाता है, अपने सारे विधायकों से बात सुनिश्चित की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी एक बैलेंस्ड या डिसिप्लिन पार्टी है, इसलिए कहीं ना कहीं विधायक, क्योंकि सत्ता जब केंद्र की सरकार में सत्ता में होती है पार्टी, तो वो ज्यादा इनडिसिप्लिन उसमें नहीं होता। ये अक्सर कब होता है, जब पार्टी कमजोर होती है, जैसे इस तरह की स्थितियों में। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 12 में से 11 सीटों पर आश्वस्त मान रही है, और ये मान रही है कि 133 सीटों पर हम आ जाएंगे और उसके बाद वक्त से लेकर ऐसे तमाम बिलों को हम आसानी से पारित करा पाएं। अच्छा अदिति, हमने ये भी देखा है कि कांग्रेस जो है अब इन दिनों बड़ा सोच समझ के काम कर रही है। अभी अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि जम्मू कश्मीर जाने वाले हैं राहुल गांधी और खड़गे भी उनके साथ जाएंगे। अब राज्यसभा चुनाव से अगर उसको कनेक्ट करें तो ऐसा लग रहा है कि पूरी स्ट्रैटेजी के साथ इस बार कांग्रेस खेल रही है। जहां उन्हें लगता है कि फजीयत हो सकती है, वहां उतारना सही नहीं है, बीजेपी के पाले में जा सकता है, बड़ा बच बच करके कांग्रेस चल रही है। तो यानी एक तरीके से कह सकते हैं कि कांग्रेस अपने आप को रिवैम्प करके पूरी स्ट्रैटेजी बना करके अब आगे खेलना चाहती है।
शिखा देखिए, मुझे याद है जब 2024 के चुनाव के नतीजे आए 4 जून को, तो ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सेल्फ उसमें बहुमत हासिल नहीं कराए और अलायंस के साथ बहुमत हासिल हो गया एनडीए का। लेकिन फिर भी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और भी 2-3 ऐसी पार्टियां थी जो ये चाहती थी कि किसी भी स्थिति में, चाहे हमें नीतीश कुमार को वापस लाना ही पड़े प्रधानमंत्री का दावेदार बनाकर, लेकिन किसी भी स्थिति में इनकी सरकार नहीं बननी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि ये नहीं सही है। कांग्रेस ने कहा कि ये लॉन्ग टर्म नहीं होगा और जो पब्लिक का मैंडेट है उसको हमको चलाना होगा। एक बार और हमको जैसे विपक्ष के काम के तौर पे हमें विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। तो जो आप कह रही हैं कि सोच सोच के कदम चल रहे हैं, वो चाहते तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ऑफर करके जद्दोजहद करने की कोशिश करते हैं। हालांकि स्ट्रैटेजी में भारतीय जनता पार्टी से कोई जीत नहीं सकता। अब आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया है। देखिए, कुछ दिनों पहले एक बयान, 3 बयान मैं आपको बताना चाहूंगी। अमित शाह ने कहा हमें कोई जल्दी नहीं है कमल खिलाने की जम्मू कश्मीर। वहीं जब लोकसभा के चुनाव हुए तो हम भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में चुनाव लड़ा, कश्मीर में सपोर्ट। वहीं आपको अगर हम बात करें फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मेरा बेटा उमर अब्दुल्ला वो मना कर रहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कि मैं तब लड़ूंगा जब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिल जाएगा। लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगा क्योंकि मैं जिंदा हूं। तो अब कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर इंडिया अलायंस की अलग अलग बातचीत, इंडिया अलायंस अपने अलग अलग हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। और जम्मू कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव, इसमें कोई दो राय नहीं। वहां पर जो लोकल, जैसे 3 पार्टीज की बात कर लें, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है परिवार मुक्त सरकार। यानी कौन कौन परिवार? पीडीपी, एनसी और कांग्रेस, ये तीनों परिवार को मुक्त कराना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि अब क्या पीडीपी, एनसी और ये जो एक पेज पे इंडिया अलायंस के लिहाज में होते हैं, क्या जम्मू कश्मीर में है? तो अब राहुल गांधी के जाने से और जाहिर तौर पे मल्लिकार्जुन खड़गे के जाने से कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी एक तड़का लगेगा। और अब ये दिखाया जाएगा कि बातचीत चल रही है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला चल रहा है। हालांकि कांग्रेस और इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग एंड टाइम तक नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं माहौल बनेगा, प्रत्याशी आएंगे। और वहां पर सिर्फ यही 3 पार्टियां नहीं है, इसके अलावा पहले सेपरेटिस्ट की बहुत सारी पार्टियां हुआ करती थी, इसके अलावा लोकल पार्टीज वहां पर बहुत सारा है। तो तमाम तरीके की जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं पीडीपी और एनसीपी को सपोर्ट भी करती थी, उनको काटती भी थी। अगर हम इसके राजनीतिक अंदर जाएंगे तो शायद उसके लिए एक अलग शो करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस वहां जाकर, राहुल गांधी का वहां जाना, मल्लिकार्जुन खड़गे का वहां जाना, आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी का भी वहां जाना अपने आप में एक मैसेजिंग है। और कहीं ना कहीं इसको देखकर बीजेपी भी अपने दौरे तेज करेगी। और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही चाहती है परसेप्शन की लड़ाई, क्योंकि 370 के बाद का ये पहला चुनाव होना है शिखा। और इसमें कहीं ना कहीं अगर जो विधानसभा चुनाव है, भले ही केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन अगर 370 के बाद जो चुनाव है उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी को लीड मिलती है तो ये प्रूव हो जाएगा कि 370 को मोहर लग गई। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी को लीड नहीं मिलती है तो ऐसे में यही कोशिश है विपक्ष की कि हम ये नैरेटिव सेट करें कि 370 अभी एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं किया है और हेंस हमें स्टेटहुड चाहिए, हम केंद्र शासित प्रदेश नहीं होंगे, वो हमारा हक है। तो अभी ऐसे बहुत सारी बातें स्टेटहुड को लेकर वहां जाकर राहुल और विपक्ष करने वाला है। और कहीं ना कहीं 20-21 को वहां जाकर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की बढ़ने वाली। अदिति, एक आखिरी सवाल है अब आपसे। 3 सितंबर को ये वोटिंग होनी है राज्यसभा सीटों के लिए। एक बार जरा जल्दी से हमारे दर्शकों को इसका पूरा प्रोसीजर बता दीजिए कि किस तरीके से इसका चुनाव होता है। देखिए, चुनाव इसमें विधानमंडल यानी कि विधानसभा के लोग जो हैं वो चुनाव देते हैं। और एक व्यक्ति को जैसे जिस तरीके से अगर जिक्र करें कि 33 वोट मिलते हैं तो वो प्रेफरेंस ए प्रेफरेंस बी होती है, यानी कि 33 अलग 33 अलग। ऐसे में इस तरीके से इसको पूरा बांटा जाता है। और फिलहाल जिन जिन राज्यों में चुनाव है, ज्यादातर राज्यों में या तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, एनडीए की सरकारें हैं। तो ऐसे में ज्यादा जो जैसे बोलते हैं गुड न्यूज है, या ज्यादा जो झुकाव है वो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास इसके वोट आएंगे। इसमें ऑब्जर्वर्स नियुक्त किए जाते हैं। हर एक विधायक जो है वो मोहर लगाता है, वो उसको पूरा प्रोसीजर बताया जाता है। जो सीनियर है उनको पता होता है और जो नए विधायक होते हैं उनको बताया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। क्योंकि इसमें अगर जरा सा भी आपने टिक मार्क गलत लगाया तो वो वोट जो है वो अवैध माना जाता है। तो ऐसे में वो टिक लगाते हैं, फिर अपने ही पार्टी के एक ऑब्जर्वर को वो दिखाते हैं कि क्या बाउंस तो नहीं हो गया या कहीं क्रॉस वोटिंग तो नहीं कर दी। और अपने ही पार्टी के ऑब्जर्वर को दिखाने के बाद वो वोट पड़ता है और उसके बाद वोट की काउंटिंग होती है और फिर
चुनाव जीता जाता है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस है कि विधानसभा के विधायक, विधानमंडल के लोग हैं, वो चुनकर राज्यसभा प्रत्याशी को भेजते हैं। ऐसे जो प्रत्याशी होता है उसको, जी। कैंडिडेट को भेजते हैं और सांसद बनाते हैं। तो ये अपने आप में बहुत अच्छी प्रक्रिया है। लेकिन यही जगह जब आप या तो कभी ऐसा होता है कि आप एब्सटेन कर जाते हो, आप वोटिंग करने नहीं आते हो, जब अगर ये खेल बहुत होता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि आप गलत टिक कर देते हैं और कई बार जी। आप क्रॉस वोट कर देते हैं। जी। तो जो ऑब्जर्वर है उसकी बड़ी जिम्मेदारी होती है इसका ध्यान रखने के लिए, और ऑब्जर्वर सीधे आला कमान नियुक्त करते हैं।